बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस के नावल में आप सबका खुशामदीद। जी तो मैं हाजिर हुई हूँ नावल बासिल की एपिसोड 12 लेके। चलिए जी कहानी को शुरू करते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई कि उस लड़की की तुम्हारी बीवी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मज़ीद घेरा तंग करो। ब्रूस फ़ोन के दूसरी तरफ से चहक रहा था। फ़ोन कान को लगाए बुरहान ने मुस्कुराहट को गहरा किया। वो उसे सबरीना और जवेरिया की बढ़ती हुई नज़दीकी के बारे में आगाह कर रहा था। स्टीवन की फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, जहां वो इस वक्त अपनी वैन में बैठा एक अजीब सा नशा था, जिसमें अब वो दुरान को बहुत नीचे ले जाना चाहता था और खुद उसकी तरह ऊंचाई पर जाना चाहता था। अब उसे किसी तरीके से घर से बाहर लाने की कोशिश करो। बुरूस की अगली बात पर उसके लबों की मुस्कुराहट एकदम से गायब हुई। ये बहुत मुश्किल काम है, पेशानी पर बल डाले कहा। दूसरी तरफ बुरूस के पूछने से पहले ही वजाहत दी। वो दुरांग से भी अजीब है, मतलब उसकी कोई आम लड़कियों जैसी ख्वाहिशात ही नहीं, बाहर नहीं जाती, शॉपिंग नहीं करती, बहुत अलग लड़की है। ये तो मसला है, फिर उसके बाहर निकलने का इंतज़ार है, फिर काम आसान हो जाएगा। ब्रूस ने अपनी बात पे जोर दिया। अपनी बीवी से कहो वो दुर्रान का एतमाद भी जीतने की कोशिश करे और फिर किसी तरीके से, बस किसी तरह उसे दुर्रांग विलास से बाहर लेकर आए। बुर्रान ने थोड़ी पर हाथ फेरते हुए पुरसोच नंकारा भरा जहन तेजी से दौड़ रहा था। अनिल को हैरत का शदीद झटका लगा था। गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाई और सड़क के किनारे पर रोक दिया। टायर एकदम से चरचरा उठे। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था और दुर्रान उसके बराबर नशीद पर विराजमान था। तुमने मोहब्बत का इजहार किया? हैरत में डूबा बेयकीन लहजे में वो मुँह खोले दुर्रान से पूछ रहा था, जो बड़े आराम से उसकी तरफ देख रहा था। आज वो दोपहर को 3 बजे उठा था। जवेरिया कमरे में नहीं थी, वो शायद सबरीना के कमरे में थी। उसे आज किसी नई फिल्म के स्क्रिप्ट के लिए मीटिंग पर जाना था, जहाँ से वापसी पर उसने अपनी तरफ से बड़े पुरसुकून लहजे में अनिल को अपने और जवेरिया के इजहार के बारे में बताया। लेकिन उसकी हैरत पर अब वो परेशान था। हाँ, खुद ही तो कहा था, तो कर दिया इजहार, अब इसमें इतना हैरान क्यों हो रहे हो? अब रुचकाए स्याह लेदर जैकेट पे स्याह चश्मा आंखों पर टिकाए वो, यानी कि दुर्रान उसे ये बता रहा था कि उसने रात जबीरिया से मोहब्बत का इजहार कर दिया और वो हैरान भी ना होता। मतलब तुमने वाकई उससे मोहब्बत का इजहार किया और उसने भी किया? फिर से सवाल दोहराया, ऐसे जैसे यकीन ना हो। दुर्रान ने गहरी सांस खारिज की और सर हवा में तासिफ से मारते हुए डैशबोर्ड पर रखा सिगरेट केश उठाया। रात उसे मेरे इजहार पर यकीन नहीं आया और अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? दुर्रान ने लबों में सिगरेट दबाए संजीदगी से जवाब दिया। क्या मतलब? दुर्रान ने उसके सवाल पर सिगरेट को शोला देते हुए आंखें उठाई, फिर लाइटर बंद किए सामने देखा। मतलब ये है कि मोहतरमा को इस बात का यकीन नहीं है कि मैं उससे मोहब्बत कर सकता हूँ। क्यों? तुमने क्या कहा था उसे? मैंने कहा, अनिल को लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अनिल ने तजस्सुस में खुला मुंह बदमज़गी से बंद किया। उसे इस तरह के इजहार की ही तो तवक्को थी। ये कहा तुमने? इतने बकवास तरीके से इजहार करता है कोई कि भाई मेरे दोस्त को लगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। नहीं नहीं, उसके बाद और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन नहीं मानी। अनिल ने हैरत से सवालिया देखा है। चेहरे के तासरात अब भी बदमज़गी वाले थे। हाँ, वो खुद को मेरे काबिल नहीं समझती। उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा फिल्म स्टार हूँ और वो एक आम सी लड़की जिसमें शायद मैं तरस खा रहा हूँ। ओह, फिर अब कैसे यकीन दिलाना है उसे? अब की बार चेहरे के तासरात बेहतर हुए। कैसे यकीन दिलाते हैं? दुर्रान ने उल्टा उससे सवाल किया तो वो लबों को आपस में मिलाए सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसकी तरफ पहलू बदला। कोई गिफ्ट दे सकते हो, बहुत महंगा सा। वो गिफ्ट से इम्प्रेस होने वाली लड़की नहीं है। दुर्रान ने सिगरेट का कश लगाकर मशवरा दिया। अच्छा, फिर एक शानदार तरीके से प्रपोज कर दो उसे। अनिल ने मज़े से चहकते हुए मशवरा दिया। वो बीवी है मेरी, दुर्रान ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा तो अनिल ने खजालत से बत्ती निकाली। ओह हाँ, भूल गया था। खजल होते हुए लबों को आपस में मिलाया और फिर से सोच के घोड़े दौड़ाए, क्योंकि सामने बैठा दुर्रान हर चीज़ में माहिर हो सकता था, लेकिन उसके इजहार मोहब्बत से इस बात पर यकीन हो गया वो इसमें बहुत अनाड़ी है। अच्छा, फिर तो एक ही तरीका है, स्ट्रिंग पर उंगलियां टपटपाते हुए कहा। दुर्रान ने सवालिया देखने पर इत्तेफाक किया। उसे घुमाने ले जा किसी ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ मोहब्बत के रंग बिखरे हो। कोई बहुत ही हसीन जगह, वहाँ जहाँ बिन कहे ही सब मोहब्बत को महसूस कर लेते हैं, मतलब हनीमून। अनिल ने भवें नचाते हुए मशवरा दिया। दुर्रान ने घूर कर उसे देखा। ये तरीका काम करेगा?
दुर्रान की बात पर अनिल ने एक सेकंड का तवक्कुफ लिया, फिर ताज्जुब से लब भींचे गोया हुआ। भाई मेरे, आपने अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना है, ना कि ये कोई आपका खुफिया मिशन है जिसमें तरीके के काम करने के बारे में पूछा जा रहा है। मुझे वो किसी मिशन से भी मुश्किल लगती है। सिगरेट का कश लगाते हुए आंखों को चुंधी किए कहा। शफाफ सड़क से मुख्तलिफ गाड़ियाँ उनकी गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए गुजर रही थी। हाँ, वो बहुत मुख्तलिफ है, मुझे भी उसकी बातों से अंदाज़ा हुआ था। मुख्तलिफ और समझदार, लेकिन मोहब्बत में सब एक जैसे हो जाते हैं जनाब। अनिल ने उसकी बात की तायद की, लेकिन साथ ही गहरी सांस लेते हुए मोहब्बत की अलामत से भी आगाह किया। कैसे? दुर्रान ने सिगरेट को बुझाने के लिए गाड़ी के एश ट्रे में मसलकर भवें उठाते हुए सवालिया निगाह उस पर उठाई। मोहब्बत वैसे तो एक जज्बा है, लेकिन कुछ सियाने उसे एक बीमारी कह गए हैं, और बीमारी के असरात हर बीमारी पर एक जैसे होते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं बीमार हूँ? शदीद वाला। अनिल ने लब भिजे सर इस बात में हिलाया। दुर्रान के चेहरे पर हल्की सी फिक्रमंदी को दिलचस्पी से देखा और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। तुम्हें वैसे इन सब बातों के बारे में इतना कैसे पता है? क्योंकि मैंने आम लड़कों की तरह लड़कपन से जवानी तक का ये सफ़र तय किया है, तुम्हारी तरह अब नॉर्मल तरीके से नहीं। अनिल ने स्टीयरिंग को घुमाते हुए गाड़ी को फिर से सड़क पर उतारते हुए उसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया। इसका मतलब है तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है? दुर्रान ने उसके चेहरे पर निगाह जमाए शिकवा किया। अनिल ने स्टीयरिंग को थामे हैरानगी से गर्दन घुमाई। क्या छुपाया? अपनी आशिकी के किस्से? चेहरा फेर के खिड़की की तरफ देखते हुए मसनूई खफकी से कहा और फिर अनिल की तरफ देखा। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। हाँ, लेकिन ये ऐसे किस्से इनको सुनाए जाते हैं जो इस तरह के किस्से सुनने में दिलचस्पी रखते हो। अब है दिलचस्पी, सुना? भला की संजीदगी चेहरे पे सजाए कहा तो अनिल बेसाख्ता हंस दिया। नाकाम आशिकी का किस्सा है, सुनकर क्या करोगे? अपनी आशिकी को नाकाम होने से बचाऊंगा, मबहूम सी मुस्कुराहट के साथ फौरन जवाब दिया। वाह वाह, मतलब कि इसमें भी माहिर होना चाहते हो? ज़्यादा बात को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, किस्सा सुना? हाँ तो सुनो, जब तुम लाहौर गए थे पीछे से एक क्लास फेलो के साथ चला तो था। क्या चला था? एक आबरू उठाए शाकिर निगाह डाली। अनिल ने उसके शक्की तासरात को देखकर दांत पीसे। ये अपने नॉन प्रोफेशनल सवाल ज़रा बंद ही रखना बीच में। सच्ची मोहब्बत का बहुत दुखी किस्सा है। जहाँ समझ नहीं आएगी पूछूंगा तो? ओके, नहीं पूछता। अनिल के घूरने पर फौरन रजामंदी जाहिर की। अनिल अब गाड़ी की रफ्तार मुतवाजन रखे हुए था। हाँ, तो वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में बीएससी कर रही थी। हमारी कम्युनिटी की थी। अच्छी लगती थी मुझे। अच्छी तो तुम्हें सारी लड़कियां लगती हैं हमेशा। अब इतनी भी मेरी किरदार कशी करने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए स्पेशल फीलिंग आती थी मुझे, जैसे तुम्हें अब जवेरिया के लिए। ओह अच्छा अच्छा। दुर्रान ने सर को इस बात में हिलाया, फिर संजीदगी से अगला सवाल पूछा। वो फिर पूरे दिलचस्पी जाहिर कर रहा था, क्योंकि ये सब उसके लिए बिल्कुल अलग और नया था। हर जज्बा, हर एहसास जिससे वो आज से पहले बिल्कुल नाशना था। कैसी फीलिंग थी वो? निगाहों को चुंधी किए ड्राइव करते अनिल की तरफ पहलू बदला। अनिल ने खोए से अंदाज में सामने निगाह जमाई। वो मुझे हमेशा भीड़ में भी सब लड़कियों में नुमायाँ लगती थी। कभी गलती से भी पास से गुजर जाती तो दिल के पंप करने की रफ्तार बढ़ जाती थी। मैं उससे बात नहीं कर पाता था, बस छुप छुप कर उसे देखता था। कोई गाना सुनता तो वो ख्याल में खुद ही आ जाती थी। अनिल ने गहरी सांस ली और खामोश हो गया। दुर्रान ने एक सेकंड के लिए उसे खामोश देखा, फिर तजुस्सुस से पूछा, फिर बस मैं फीलिंग्स को महसूस करता रह गया और उसकी बीएससी के दौरान ही शादी हो गई। अनिल के अफसरदा लहजे में कहे गए जुमले पर बेसाख्ता उसके लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। अच्छी एंडिंग थी। फिर अगला इश्क कब हुआ? अगला हो ही जाता अगर तुम लाहौर से वापस ना आते तो। अनिल के अफसोस पर दुर्रान का खफीफ सा कहका गाड़ी की बढ़ती रफ्तार में गूंजा। वो भी दुर्रान के कहके में अब उसका साथ दे रहा था। दुर्रान का ये बदला रूप और ज़िंदगी जीने की तरफ उठाया पहला कदम उसे अंदर से सरशार कर रहा था। जवेरिया सच कह रही थी। दुर्रान को वो हंसाता तो था, लेकिन वो हंसी कभी ऐसी हंसी जैसी नहीं थी। ऐसी हंसी जिसमें खुशी की खनक वाज़ेह हो। ब्यूरली हिल्स में फैलती शाम के साए गहरे होकर अब रात में तब्दील हो रहे थे। दुरांग विलास में नीली बुगाटी सुस्त रवि से सफ़ेद दोष वाले ड्राइवर से आगे पोर्च की तरफ बढ़ रही थी। अनिल ड्राइविंग सीट संभाले हुए था, जबकि वो बशास्त से मुस्कुराता हुआ उसके साथ विराजमान था। दिल से कितने ही बोझ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने का एहसास था। वो नहीं जानता था कि मोहब्बत इतना हसीन जज्बा है कि उसमें आसपास की दुनिया रंगीन लगने लगती है। इंसान भी अजीब मखलूक है,
अपने अंदर के मौसम के हिसाब से ही बाहर के मौसम को रंग देने लगता है। कल तक हर डूबता सूरज उसके अंदर पनाह तकलीफों और तन्हाई को बढ़ा देता था, लेकिन आज यही डूबता सूरज एक मीठी सी लहर वजूद में दौड़ा रहा था। गाड़ी से उतरने के बाद दोनों ने आगे पीछे ही पोर्ट से आगे लाउंज की राहदारी में कदम रखा। हॉल में इस वक्त सबरीना अकेली मौजूद थी। पूरी दीवार में न सिर्फ एलईडी स्क्रीन पर कोई फिल्म चल रही थी और वो उनके कदम रखने से पहले तक बड़े दिमाग से उसे देखने में मोह थी। दुरान, वो बेनियाजी से अनिल के हमराह पास से गुजर रहा था जब सबरीना की पुकार पर रुका। अनिल ने इस रासमीगी से एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। सबरीना टीवी बंद करते हुए सोफे पर से उठ रही थी। दुरान रुककर अब पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा था। अनिल ने संजीदगी से कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिया। वो मुझे थैंक यू करना था। रिसेप्शन पार्टी बहुत शानदार थी। सफ़ेद टी शर्ट और तंग जीन्स में मलबूस वो हुस्न का मलकूती शहकार लग रही थी। सुनहरी सीधे बाल किसी आबशार की तरह कंधों पे खड़े गिरे थे। थैंक यू किस बात का? ये सब तुम्हारे एजाज में था। रूम पसंद है? अगर कोई और चाहिए तो बता देना। दुरान ने संजीदगी से पैंट की जेबों में हाथ डाले पूछा। वो कंधे पे गिरते सुनहरे रेशमी बालों को झटक कर सर हिला गई। सब ठीक है, आहिस्ते किसी का और फिर निगाहें झुकाए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाया। बड़े नाखून सुर्ख नील पॉलिश से रंगे हुए थे। बैठकर बात करते हैं। सरस से सर उठाए वो दुरान को सोफे पर बैठने का कह रही थी। दुरान ने संजीदगी से हनकारा भरा, फिर कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही वो सोफे पर बैठा, सबरीना भी पुरएतमाद अंदाज में मुस्कुराती हुई कुछ फासले पर विराजमान हुई। दुरान अब उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देख रहा था। वो मैं दरअसल उस दिन से बात करना चाह रही हूँ, मगर आप बहुत बिजी रहे। क्या बात करनी है? कराची में हमारी आखिरी मुलाकात के लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। वो जुमला मुकम्मल करते ही सर झुका गई। दुरान ने चंद सेकंड के लिए उस पर नजर जमाई, फिर सोफे की पुष्ट छोड़े आगे हुआ। देखो सभी, मैं 7 साल पहले ही तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। तुम अपने दिल से हर गिल्ट निकाल दो। सबरीना ने सर ऊपर उठाया। वो पुरसुकून अंदाज में उस पर निगाहें जमाए कह रहा था। वाह दुर्रान मलिक, वाह कितनी दीदा दिलेरी से कह दिया मैंने तुम्हें माफ़ किया। बमुश्किल इस्तिज़ाया मुस्कुराहट को मसनूई दिलफरेब मुस्कुराहट में तब्दील किया। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम अनिल के घर में भी मैंने जो कुछ भी कहा, मैं उस सब पर भी इट्स ओके, मैंने भुला दिया सब। तुम ना समझ थी, इसलिए जो दिल में आया कह गई। अलबत्ता तुम मुझे माफ़ कर दो। शायद अनजाने में ही सही मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। सबरीना ने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखा। दिल दुखाया? या कितना आसान लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। रूह तक छलनी हुई थी मेरी। वो खामोश थी, लेकिन अब दुरान बोल रहा था। मैं उस वक्त मोहब्बत के जज्बे से के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए तुम्हें किस तरह इनकार करना है, कैसे समझाना है, ये सब ठीक से नहीं कर पाया। तजज्जुब में कहता वो कितना मुख्तलिफ लग रहा था। ओह, तो अब जनाब को मोहब्बत के जज्बों की कदर होने लगी है। सबरीना ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। जवेरिया बहुत खुशकिस्मत है। दुर्रान की बात काटते हुए छोटी मुस्कान सजाए कहती वो बात का रुख बदल गई। दुर्रान बेसाख्ता मुस्कुराया, वही दिलकश मबहम मुस्कुराहट। वो नहीं, मैं खुशकिस्मत हूँ। बड़े वसूख से कहा। चेहरे पर मौजूद तमानियत दिल की दुनिया बदल जाने का अक्कासी थी। सबरीना का चेहरा फीका पड़ा, बमुश्किल थूक निकला और सर को असबात में जुम्बिश दी। कोई शक नहीं इसमें, वो बहुत अच्छी है, बहुत समझदार, सुलझी हुई। बुरहान कहाँ है? दुर्रान ने खजल होते हुए ऐसे बात बदली जैसे वो जवेरिया की नहीं बल्कि उसकी तारीफ कर रही हो। वह जल्दी शूटिंग के लिए निकल गए थे। तुम लोगों का हनीमून भी अरेंज किया है मैंने, ये गिफ्ट होगा मेरी तरफ से। ओह, इस सब की क्या ज़रूरत है? आप बुरहान से बात कर लेना, पहले उनके शूटिंग शेड्यूल को देखकर। हाँ, उससे भी कर लूँगा, लेकिन ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, उसके लिए नहीं। अच्छा चलो, तुम देखो टीवी, फिर बात होती है। सरस से वो अपनी जगह से उठा, लेकिन सोफे पर बैठी सबरीना बुरहान के लिए उसकी अजली बेइतनाई पर पहलू बदल के रह गई। वो अब धुआं चेहरे से दुरान की पुश्त को घूर रही थी, जो पता नहीं किस खुशी में झूमता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर ही दिल जोर से धड़कने लगा था। दिल ने उसके कदमों की चाप से ही उसे पहचान लिया था। वो बज़ाहिर तो इस वक्त किताब पढ़ने में मगन थी, लेकिन अजीब बेकली थी। किताब का हर लफ्ज़ उड़ने लगता, उड़कर हवा में घुल जाता और फिर रात के वो पल जहन में घूमने लगते जब दुर्रान उसके सामने बैठा मोहब्बत का इज़हार कर रहा था। हर सांस के साथ उस पल को याद करते करते अब दिन से रात हो गई थी। हस्बे मामूल कमरे में दाखिल होते ही दुरान की पहली निगाह सामने बेड की तरफ उठी, जहाँ वो मामूल के मुताबिक किताब की वर्कदानी में मसरूफ़ थी।
दुर्रान ने एक भरपूर निगाह उस पर डाली और कदम रेस्ट रूम की तरफ बढ़ा दिए। वापस निकला तो वो इसी तरह बैठी थी और किताब गोद में रखे सर झुकाए हुए थी। हल्का नारंगी स्कार्फ घूमकर गले की जिनत बना हुआ था। बालों की ढीली पोनी और गाल पर झूलती लटे उसे दिलफरेब बना रही थी। दुर्रान ने उस पर निगाह टिकाए हुए चंद कदम का फासला तय किया और अगले ही लम्हे वो उसके सर पे खड़ा था। ये देखो लिस्ट। हाथ में पकड़ा अपना मोबाइल जवेरिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अनिल के आखिरी मशवरे पर अमल करते हुए वो दुनिया के तमाम खूबसूरत ममालिक के मकामात की लिस्ट निकालकर मोबाइल जवेरिया के सामने कर चुका था। किस लिए? किताब से सर उठाए हैरत से मोबाइल की खुली स्क्रीन की तरफ देखते हुए पूछा। घूमने चलते हैं, जहाँ तुम चाहोगी वहाँ जगह पसंद कर लो। वो किस लिए? वही सवाल दोहराए। अब वो निगाह मोबाइल स्क्रीन से हटाकर दुरान की तरफ उठाए हुए थी। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए, फौरन जवाब आया। मुझे नहीं जाना। आस्तिकी से इनकार करने के बाद फिर से किताब खोली। दुर्रान ने हैरत से आंखें फैलाई, फिर बेइख्तियार उसके बिल्कुल सामने बैठकर उसके हाथ से किताब छीन ली। क्यों? कल रात मैंने तुमसे वक्त मांगा था और तुमने दिया। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस वक्त में मुझसे मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करवाएं। मोहब्बत का यकीन दिलाना है या हमेशा की तरह धौंस जमानी है? संजीदगी से मगर धीमे लहजे में कहकर दुर्रान के हाथ से किताब लेनी चाहिए, जिसे एक झटके से वो फिर से पीछे खींच चुका था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम अपनी इस एक तरफा मोहब्बत के खौल से बाहर नहीं आना चाहती? आपको ये क्यों लगता है कि आप इस दुनियावी चमक दमक का सहारा लेकर मुझे अपनी मोहब्बत के सच्चा होने का यकीन दिला देंगे? मुझे नहीं लगा था। ये तो अनिल का नाम लेने से पहले ही खुद को रोका और फिर उसकी खुली आंखों में झांकते हुए उसके किताब के लिए बड़े हाथ को थाम लिया। ठीक है, तुम खुद बताओ कि तुम्हें कैसे यकीन आएगा? मुझे वो चाहिए जो आपके दिल में मोहब्बत डालने का जवाब बना। बहुत धीमा मगर पुरएतमाद लहजा था। दुरान के हाथ की नरम गिरफ्त उसकी कुर्बत इरादे कमज़ोर कर रही थी, मगर उसे कमज़ोर नहीं होना था। क्या समझा नहीं मैं? क्या चाहिए? उफ उफ, ये मासूमियत! दिल तो हर हुक्म पर सर तस्लीम खम करने को तैयार था, मगर वो सोच चुकी थी, करना वही था। मुझे कुरान सीखना है आपसे, और अब की बार मैं ये ज़बरदस्ती नहीं कराना चाहती। मैं चाहती हूँ आप पूरे दिल से मुझे पढ़ाएं। दुरान की हाथ पर से गिरफ्त खत्म हुई थी। वो पुरअज़म लहजे में अपना फैसला सुनाने के बाद अब दुरान के चेहरे को खोज रही थी, जहाँ रंगत का बदलना साफ वाज़ेह था। बोले, देंगे मुझे दुनिया का सबसे प्यारा और अनोखा तोहफा? अपनी खूबसूरत अंदाज बयां में अल्लाह की किताब पढ़ाएंगे मुझे? वो सवाल पर सवाल कर रही थी। दुर्रान बस एकटक उसे देख रहा था। एक तरफ वो थी जो उसे अब अपने जीने की वजह लगती थी, और दूसरी तरफ वो अमल था जिससे गफलत बरते उसे बरसों हो चले थे। वो चाहती है मैं उसे दिल से पढ़ाऊं, लेकिन मैं वो दिल कहाँ से लाऊं? वो एकदम से अपनी जगह से उठा और कदम कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। जवेरिया ने बुझते दिल से उसकी तरफ देखा। लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। दुर्रान, मुझे आपकी ये खौल में लिपटी शख्सियत नहीं चाहिए। अगर मेरी मोहब्बत इस पत्थर मुजस्सिम को चीरती हुई आपके दिल में एहसास पैदा कर सकती है, तो मेरा अल्लाह तो हर मुसलमान के शहरक से भी ज़्यादा करीब है। गाफिल हम होते हैं, वो हमसे नहीं। हम शिकवे और खुद ही सोचों को हावी करते हुए खुसरवार उसे ठहरा देते हैं और उससे खफा हो जाते हैं, लेकिन वह हमारी हर गफलत, हर गुनाह, हर भूल की तौबा और माफ़ी के इंतज़ार में होता है। वो रहीम है जो शैतान के हर बहकावे पर उससे गफलत बरतने वालों को उसकी तौबा पर फिर से गले लगा लेता है। वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उस माँ से 70 गुना ज़्यादा जो अपनी बेटी की हर गफलत और ज़्यादती को भुलाकर उसे गले से लगा लेती है। उस पर ये सब बीत चुकी थी। ज़िंदगी की ठोकरों ने उसे भी अल्लाह से शिकवे करने पर मजबूर किया था, लेकिन वो गलत थी और अब दुर्रान को भी इसकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी। और अब तो वो कमज़ोर भी नहीं थी। दुर्रान के दिल में मोहब्बत की फूटती कोपल उसकी ताकत थी। दिलफरेब मुस्कुराहट लबों पर गहरी हो रही थी। ये मध्यम सी प्रोजेक्टर की रोशनी में डूबा हॉल था, जिसमें इस वक्त स्टेज पर एक तरफ लगे मेज पर 5 नफूस एक कतार में लगी नशिस्तों पर विराजमान थे, और उनके सामने शीशे का शफाफ मेज पर पानी की बोतलें और गिलास पड़े थे। स्टेज के बिल्कुल सामने मखसूस फासलों पर 16 नशिस्तें तरतीब से रखी हुई थी, और हर कुर्सी के आगे एक छोटा मेज था, और हर नशिस्त पर चौड़े कंधों और मजबूत जिस्म के हामिल 21-22 साल के 16 जवान क्लीन शेव, सपाट चेहरे, तने सीने और गर्दनें लिए रिबोट की मानिंद बैठे थे। स्टेज पर बैठे नफूस उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। स्याह कोट पैंट में मलबूस वो 40 साल के लगभग उम्रों के ऊपर
اور پرسکون آہستہ آواز میں ایک دوسرے سے بات چیت میں مصروف تھے۔ اچانک ہال کا داخلی دروازہ کھلا، ایک دم سے قبرستان جیسی خاموشی چھائی اور ہال میں موجود تمام نفوس تیر کی طرح اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسٹیج کی طرف بڑھتے 2 قدم پروقار انداز میں اب اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ اسٹیج پر چڑھنے کے بعد وہ نفس اب مائک کو سنبھال چکا تھا۔ مائک کے سامنے کھڑے شخص کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ اس عمر میں بھی مضبوط جسم اور روبدار شخصیت کے مالک ابراہیم خان آفریدی گردن کو اٹھائے ایک اچٹتی نگاہ ہال پر ڈال رہے تھے، جہاں اسٹیج کے بالکل سامنے چند فاصلوں پہ رکھی گئی نشستوں پر براجمان سب لڑکے ان کے داخل ہوتے ہی سینہ تانے کھڑے ہو چکے تھے۔ ابراہیم خان آفریدی کی پشت پر چلتی پروجیکٹر اسکرین پر بڑے سیاہ حروف میں لکھے لفظ جگمگا رہے تھے: اینٹی نارکوٹکس فورس ایجنسی۔ اور ان حروف کے سامنے کھڑا شخص اینٹی نارکوٹکس فورس کا منسٹر ابراہیم خان آفریدی تھا۔ اس کی شیر جیسی نگاہ سامنے کھڑے 16 لڑکوں پر جمی تھی۔ ویلکم ٹو ANF سیکرٹ انویسٹیگیشن ایبروڈ سینٹر۔ خوش آمدید ANF خفیہ تحقیقات غیر ملکی سینٹر میں۔ روبدار آواز مائک میں سے ہو کر ہال میں گونجی۔ اسٹیج پر موجود 5 نفوس میں سے میجر جنرل عاطف ملک نے نگاہ اٹھائی اور پھر ہاتھ کو ہوا میں اٹھائے ہلکی سی جنبش دی۔ اشارہ بیٹھنے کا تھا غالباً۔ تمام لڑکے اشارہ ملتے ہی حکم کی تعمیل کے طور پر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اب سب کو یہ تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ آپ وہ 16 جوان ہیں جن کو سویلین ٹیسٹ کے ذریعے منتخب کیا گیا ہے۔ ابراہیم خان آفریدی کی باروب آواز ہال کی خاموشی کو چیرتی ہوئی سب کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ آج یہاں پورے 6 ماہ کی کڑی ٹریننگ کے بعد ہم نے 30 جوانوں میں سے آپ 16 لوگوں کو ایک خاص پوسٹ کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ سب لڑکوں کی تنی گردنوں میں اور آنکھ کی پتلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ آپ 16 جوان ایجنسی کے خفیہ سلیپر سیل پوسٹ کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ یہ ہماری خفیہ ایجنسی کی سب سے حساس پوسٹ ہے جو ایک طویل اور تھکا دینے والے عرصے پر مشتمل ہوتی ہے۔ ابراہیم خان کی آخری بات پر 16 لڑکوں میں سے 15 لڑکوں کی آنکھوں میں ہلکا سا متحیر پن جھلکا۔ یہ عرصہ سالوں پر مشتمل ہو سکتا ہے جس میں ہم آپ کی اس ذاتی زندگی میں کہیں بھی مداخلت نہیں کریں گے، لیکن آپ پر کڑی نظر ہوگی۔ آپ دنیا کی نظر میں ایک عام شہری ہوں گے، لیکن آپ کی بھرتی ہم کچھ خاص پیشوں میں اپنے خفیہ ذرائع سے کروائیں گے۔ ابراہیم خان نے اپنے مضبوط ہاتھوں کو آپس میں ملایا اور نگاہ ایک سیکنڈ کے لیے جھکا کر پھر سے اٹھائی۔ ان پیشوں میں آپ ایک عام شہری کی طرح ملازمت کریں گے، لیکن یہاں منشیات سے متعلق حساس معلومات ہم تک پہنچائیں گے۔ یہ یاد رکھیں، آپ ہمارے لیے اس وقت تک کارآمد ہیں جب تک آپ کی اصل پہچان سب سے چھپی ہوئی از رائٹ؟ یس سر۔ ایک ساتھ فضا کو چیرتی ہوئی جوان آوازیں گونجی۔ آپ سب کے سامنے میز پر موجود فائلیں ہیں۔ ان میں سب کے ملکوں کے اور ان کے منسلک ہونے والے پیشوں اور اداروں کے نام ہیں۔ ابراہیم خان نے ہاتھ کے اشارہ ان سب کے آگے لگی میزوں کی طرف کیا جہاں ایک ایک خاکی فائل موجود تھی۔ اوپن اٹ۔ سب نے ایک ساتھ ہاتھ بڑھا کر فائل کو کھولا اور نگاہ سامنے لگے لفظوں پہ دوڑائی۔ سفید رنگ کے کاغذ پر ٹائپ شدہ الفاظ میں لکھا ملک کا نام ان کے وجود کو پل بھر کے لیے ساکن کر گیا۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ سیاہ ٹائپ شدہ لفظوں میں لکھا ملک کا نام وہ بار بار پڑھ رہا تھا۔ شیشے کی میز پر رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چلتی فوٹیج کا منظر کچھ یوں تھا کہ دوران سیاہ ہوڈ زیب تن کیے بیکری میں داخل ہو رہا تھا۔ ہوڈ کی بڑی ٹوپی اور سیاہ چشمے میں وہ اپنے چہرے کو اس حد تک چھپائے ہوئے تھا کہ اس کی پہچان بے حد مشکل تھی۔ انل میز کے بالکل سامنے ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے صوفے پر براجمان بڑے مزے سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا بیٹھا تھا۔ یہ جیسیکا کے اپارٹمنٹ کا لاؤنج تھا جہاں اس وقت جیسیکا نے اسے جاسوسی کی شروعات کے لیے بلایا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا اور وہ صبح 10 بجے ہی اس کے گھر میں موجود تھا۔ وہ اسے لیپ ٹاپ پر دوران کے کچھ کٹ شدہ فوٹوز دیکھنے کے لیے دے کر گئی تھی۔ یہ فوٹوز بیکری کے دروازے اور کچھ گیلری کے تھے۔ کسی بھی فوٹوز میں دوران کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ انل بڑی تسلی بخش انداز میں بیٹھا تھا کیونکہ جیسیکا کے پاس دوران کی کھوج کے لیے اب تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ وہ یہیں کافی کے گھونٹ بھرتا مختلف فوٹوز کو بار بار دیکھ رہا تھا جب اچانک قریب سے جیسیکا کی آواز سنائی دی۔ یہ پیکٹ ہے جو مجھے اس کی طرف سے پچھلے مہینے ملا، اس کو میں نے کھولا ہی نہیں ہے۔ جیسیکا نے ایک پیک شدہ لفافہ انل کے سامنے میز پر رکھا اور خود قریب کے صوفے پر براجمان ہوئی۔ انل نے چونک کر لیپ ٹاپ اسکرین سے نگاہ ہٹائی اور پیکٹ کی طرف دیکھا۔ یہ وہی پیکٹ تھا جو پچھلے مہینے وہ اور دوران بیکری میں اس تک پہنچا کر آئے تھے۔ وہ نہ صرف کمرے سے وہ لفافے لے کر واپس آئی تھی بلکہ اس کی تیاری سے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں باہر جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سیاہ گھٹنوں تک آتی اسکرٹ پر سفید
टॉप पहने, सलीके से बालों को कंधों पर डाले, हमेशा की तरह दिलकश लग रही थी। अनिल ने एक उचटती निगाह पहले उसकी तैयारी पर और फिर पैकेट पर डाली। हाँ, लेकिन इससे क्या होगा? होगा क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तुम करोगे ना? वो दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराई। चमकती ग्लोसी गुलाबी लिपस्टिक से मजीन होठ उसको होशरुबा हद तक हसीन बना रहे थे। मतलब? अनिल ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि इससे मुझे उसके फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। उसकी वसूख से कही गई बात पर अनिल बेसाख्ता कहका लगा गया। वो तेवरी चढ़ाए अब अनिल की तरफ देख रही थी, फिर गुस्से से घूरती हुई गोया हुई। हंस क्यों रहे हो मोहतरमा? ये पिछले महीने की सीसीटीवी फुटेज देखो। तुम्हारे काउंटर पर कोई कस्टमर पैकेट रखकर जा रहा है, वो नहीं। अनिल ने हाथ का इशारा सामने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ करते हुए पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। उसकी फिंगरप्रिंट्स की बात पर एक पल के लिए तो घबरा गया था, लेकिन अगले ही लम्हे जहन ने पूरी रफ्तार से काम किया और वो फिर से मुतमईन था। हाँ, तो ये तो पता है मुझे। जेसिका ने लापरवाही से कंधे उचकाए। तो फिर इस पैकेट पर तो उस कस्टमर के फिंगरप्रिंट्स होंगे, ना कि उसके। फिंगरप्रिंट्स निकाल कर क्या करोगी? क्या करेंगे? मैं पैकेट्स पर नहीं, पैसों पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स की बात कर रही हूँ। मैंने ये पैकेट अभी तक खोला ही नहीं है। पैकेट्स में पैसे तो उसे ने डाले होंगे ना। नखों से नाक चढ़ाए वो उसे वजाहत दे गई, जबकि इस दफ़ा अनिल की बोलती बंद हो चुकी थी, क्योंकि पैकेट में पैसे दुर्राने नहीं उसने डाले थे। चंद सेकंड ठोंकों की तरह उसे देखने के बाद वो गड़बड़ाकर सीधा हुआ। ओह हाँ हाँ, ठीक कह रही हो। पैसों पर तो होंगे उसके फिंगरप्रिंट्स। ग्रेट आइडिया। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजे चेहरे पर सजाए उसकी तारीफ की। बच्चों बच्चों घूंचो नहीं है, बड़ी चालाक है। निगाहें झुकाए सोचा और फिर मुस्कुराहट को गहरा किए सर पर उठाया। वैसे तुम्हें किसी बेकरी में नहीं, किसी खुफिया एजेंसी में होना चाहिए था। मतलब क्या जहन है तुम्हारा? वाह। नहीं, मुझे किसी खुफिया एजेंसी में काम नहीं करना, बस उस शख्स की खोज करनी है हर हाल में। और जैसे तुमने उस दिन झटपट ड्रिंक की रिपोर्ट निकलवाई थी, उम्मीद करती हूँ आज उसमें भी हेल्प करोगे। वो पूरा एतमाद लहजे में कहती हुई अब उसकी तरफ ताइदी निगाह जमाई हुई थी। अनिल ने बमुश्किल सर को इस बात में हिलाया। क्यों नहीं, बेफिक्र हो जाओ। मसनूई मुस्कुराहट की आउट में बेचैनी को छुपाया। अब क्या करना है? मतलब अगर अपने नहीं तो फिर भी किसी के तो फिंगरप्रिंट्स देने ही होंगे। टाई की नॉट को ढीला करते हुए सोचा। सांस अटक रही थी। आखिर को दुर्रान उसे सच्चाई बता क्यों नहीं देता? हाँ तो फिर चले। जेसिका की आवाज़ पर चौंक कर ख्यालों से बाहर आया। कहाँ? आवाज़ भागकर सवाल किया। ये देने और कहाँ? जेसिका ने कंधे उचकाए। एक मिनट, क्या तुम साथ चलोगी? आईब्रो उचकाए हाथ को घुमाकर सवाल किया। जेसिका ने गहरी सांस ली और फिर दांत पीसे। बिल्कुल साथ चलूंगी। ओ अच्छा अच्छा। बिला वजह लबों को आपस में मिलाए कोट के शिकन दुरुस्त के वो पैकेट को अपने बैग में रख रही थी। मतलब ये साथ जाएगी और फिर फिंगरप्रिंट्स मेरे हैं? गड़बड़ाकर जेसिका की तरफ देखा। वो बैग कंधे पर लटकाए उसे उठने का इशारा कर रही थी। मुझे देर करनी चाहिए ताकि नतीजा आज ना मिल सके। गाड़ी की चाबी उठाकर वो सोच चुका था क्या करना है। गाड़ी की टिक टिक इस छोटे से कमरे में गूंज रही थी, जहाँ इस वक्त सिगरेट का बेतहाशा धुआं इतना ज्यादा भर चुका था कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाए। कमरे का बंद दरवाज़ा और बंद खिड़कियां घुटन के साथ धुएं की तादाद बढ़ाने का मौजब बन रही थी। दुरान सिगरेट हाथ में थामे बेहाल हुलिये में बैठा था। उसे लाहौर से कराची आए आज 2 हफ्ते गुजर गए थे। इस दौरान दस्तगीर बेगम को इस दुनिया से गुजरे आज 1 हफ्ता हो चुका था और वो उनके जनाजे में एक अजनबी की तरह शिरकत करने गया था। खामोशी से सबसे पीछे खड़े होकर जनाजा पढ़ने के बाद वो उन्हीं कदमों वापस आया गया था। असद मलिक ने दस्तगीर बेगम की वफ़ात से पहले ही तमाम कागजात उसके हवाले कर दिए थे। वो इन 2 हफ्तों में अनिल के घर में था और इस वक्त भी वो उसके मेहमान खाने में मौजूद था। फ्लैट का छोटा सा कमरा था जिसमें बमुश्किल एक सोफ़ा सेट और लकड़ी की मेज़ रखी हुई थी। ऊपर नीचे 4 खिड़कियां थी जो बाहर की तरफ खुलती थी। मग इस वक्त बंद थी खुलती थी जो इस वक्त बंद थी। सिगरेट को हाथ की उंगलियों में दबाए वो इस धुएं से भरे कमरे में किसी गैर मरी नुक्ते पर निगाह जमाए बैठा था जब कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल होते अनिल की बेइख्तियार खांसने की आवाज़ पर मुंजमद से मुतहरिक हुआ। ये शायद वापस से माजी है दुरान का। वो मुतअद्दिर खांसते हुए आगे बढ़ा और तेज़ी से खिड़कियों की खोलने लगा। खिड़कियां खोलने के बाद लपक कर उस तक आया और दुरान की उंगलियों में जकड़ी सिगरेट को खींचकर मेज़ पर रखी, प्याली में रगड़ दिया, जिसको एशट्रे बनाए
दुर्रान राग से भर चुका था। ऐसे खुद को तकलीफ देने से क्या होगा? उन सब ने जो भी किया, तुम्हारे इस अमल ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ये नहीं चाहता था मैं, सपाट लहजे में कहा और सोफे की पुश्त से टेक लगाए बिखरे बालों में हाथ फेरा। वो तमाम जायदाद को बेच चुका था, वीज़ा लग चुका था और चंद दिन में ही उसकी अमेरिका के लिए प्रवास थी। क्यों नहीं चाहते थे? बात सुनो, वो कुछ नहीं लगते तुम्हारे। अब तो इस बात को वो खुद तस्लीम कर चुके हैं कि तुम्हें सिर्फ अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने। तुमने जो किया बहुत बहुत अच्छा किया। अनिल ने सिगरेट की राख से भरे प्याली उठाई और कमरे में रखे कूड़ेदान की तरफ कदम बढ़ाए। बहुत जल्द वापस कर दूंगा सब। क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ नहीं लगते तुम्हारे। अनिल ने तेवरी चढ़ाए उसकी तरफ देखा, जो अब चेहरे को ऊपर उठाए छत को घूर रहा था। वही मेरे सब कुछ लगते हैं। दुल्हन की बात पर अनिल के कूड़ेदान में राख फेंकते हाथ मुंजमद हुए। मतलब मैं समझा नहीं। भवें भवें इकट्ठी किए वो सवाल करता हुआ आगे बढ़ा। असद मलिक ही मेरे रियल फादर हैं। तानोज छत को घूरते हुए जवाब दिया। अनिल की हैरत से खुलती आंखें उसने नहीं देखी थी। क्या? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, लेकिन ऐसा बेटा जिसे वो चाहकर भी कबूल नहीं कर सकते। सीधे होकर मुस्तरिब लहजे में जवाब दिया, फिर हैरानगी से आंखें खोले अनिल की तरफ देखा। मैंने जायदाद के कागजात सिर्फ ये सब कुछ बेचने के लिए नहीं निकलवाए थे, बल्कि और बहुत सी मालूमात चाहिए थी मुझे। तुमने उनसे बात की? कुछ पूछा? नहीं, ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्ती अपना रिश्ता मनवाने का क्या फ़ायदा? और वैसे भी मुझे अपना बेटा मानकर उनकी जग रसवाई है। मैं उनके किसी नेक अमल की निशानी नहीं हूँ। तंज भरा लहजा और इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उसके अंदर की तकलीफ को छुपा नहीं सकी। अनिल ने बेदिली से प्याली एक तरफ रखी और इसी तरह शिकन आलूदा पेशानी के साथ सामने के सोफे पर विराजमान हुआ। दुर्रान अब इसी लहजे में बोल रहा था। तुम्हें पता है, जिन बच्चों के माँ बाप की अलहदगी हो जाती है उनको ब्रोकन चाइल्ड कहते हैं, लेकिन मुझ जैसे बच्चे को क्या कहते हैं पता है? अनिल उसके सवाल पर खामोश रहा। अनवांटेड डर्टी चाइल्ड। वो मुस्कुरा रहा था, कर्बनाक लहजे में उसकी आवाज़ का भारीपन कमरे की खामोशी को चीर रहा था। नहीं, वो डर्टी चाइल्ड नहीं होते, और ना तुम हो समझे। तुम्हारे कह देने से पल भर को सुकून मिला, लेकिन हकीकत यही है। इसी तल्ख मुस्कुराहट को गहरा किया। हम जैसे बहुत कम होते हैं जो ना चाहते हुए भी वजूद में आते हैं। अगर मेरी माँ यहूदी ना होती तो शायद मैं भी किसी कचरे के ढेर में गल सड़ जाता। उसने पैदा करने के बाद भी तो छोड़ दिया। अनिल के बर्जिस्ता कहे गए जुमले पर वो पल भर को गैर मुतहरिक हुआ, फिर आंखों को चुंदी के मेज़ की सतह पर निगाह गाड़ी। एग्जैक्टली यही तो पूछना है उससे कि अगर पैदा करने की हिम्मत कर ही ली थी तो फिर 1 साल बाद ही क्यों छोड़ दिया? और अगर छोड़ना ही था तो फिर बहुत से यतीम खाने भी होते हैं। दुर्रान, मेरी मानो तो सब भूल कर आगे बढ़ जाओ। देखो, दुनिया में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, और बहुत से तुम जैसे भी जिनकी कोई शिनाख्त नहीं, कोई रिश्ता नहीं, वो भी तो जी रहे हैं। एक होता है रिश्तों का होना और एक होता है रिश्तों का ना होना, मगर रिश्तों का होकर भी ना होना। वो अब अनिल की आंखों में देख रहा था। मुझे लगता है मैं एक ना रुकने वाला पेंडुलम हूँ जो पैदा होने के बाद से सिर्फ झूल रहा है। अनिल ने दुख से उसकी तरफ देखा, जो इस वक्त शायद अपने हवासों में नहीं था। बेमकसद बेमानी ज़िंदगी और मुंतशिर जहन। मुझे उलझन होती है खुद से, अपने जहन के इंतशार से। सब ठीक हो जाएगा दुर्रान, बस तुम अब दोबारा उन लोगों से कभी मत मिलना। ठीक तो अभी सब है, फौरन सर उठाकर जवाब दिया। तो नॉर्मल हो जाओ यार, और ज़िंदगी से नाराज़गी ख़त्म कर दो। ज़िंदगी से नहीं, ज़िंदगी देने वाले से नाराज़गी है। तुम्हें क्या लगता है मैंने खुद को नॉर्मल करने की कभी कोशिश नहीं की होगी? उसकी आवाज़ की तलखी बढ़ गई थी। अब थकी सी आंखों में अनगिनत शिकवे झलक रहे थे। मैंने बहुत बहुत कोशिश की, ज़िंदगी के हर मोड़ पर खुद को संभाला, समझाया, लेकिन हर बार मुझे एक नए दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिला। वो तिवरी चढ़ाए फट पड़ा था। मैं जब जब अल्लाह के करीब गया, मुझे तब तब एक नई तकलीफ मिली। तुम्हें पता है उन 2 सालों में मैंने क्या किया? दांत पीसे अनिल की तरफ देखकर सवाल किया, जबकि वो उसकी हालत पर दुख से देखने के सिवा कुछ नहीं कह सकता था। मैंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया। बचपन में जिस किताब से मैं रूठ कर अल्लाह से दूर हुआ था, मैंने एक बार फिर उस किताब को सीने से लगाया कि शायद मुझे सुकून मिलेगा, मैं भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगूंगा। उसकी कनपट्टी की रगें उभर रही थी और आंखों की सुर्खी अब आंखों के किनारों से आगे बढ़ रही थी। नतीजा क्या मिला? एक ऐसी सच्चाई जिसको जानकर मुझे खुद से घिन आने लगे। ठक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला तो दोनों ने एक साथ सर उठाकर बाएं सिम देखा। अनिल का छोटा भाई दरवाजे का पट थामे खड़ा था। अनिल भाई, कोई लड़की आई है, कह रही है दुरान भाई से मिलना है। लड़की?
انل نے حیرت سے پیشانی پر بل ڈالے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا کمرے میں داخل ہوتی سبرینا کو دیکھ کر حیرت سے وہیں رک گیا۔ سیاہ چادر میں لپٹی وہ کمرے کے دروازے سے آگے آ کر رک گئی تھی۔ دران، میں باہر ہوں، انل نے دران کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا اور پھر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دروازہ لگا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یوں اکیلی؟ غصے اور حیرت سے گھورتے ہوئے کہا وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ دران، مجھے معاف کر دو، میں خالہ اور دادو کے بہکاوے میں آ گئی تھی، لیکن میری تمہارے لیے محبت سچی ہے۔ وہ چند قدم کا فاصلہ مٹائے اب بالکل دران کے سامنے کھڑی تھی۔ میں اس محبت نامی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جو جذبہ سچا ہو اسے کسی بھی غلط راستے کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دران، مجھے معاف کر دو پلیز۔ کر دیا معاف، چلو اب گھر جاؤ فوراً۔ جب سے لب بھیجے پرسکون لہجے میں جواب کہا۔ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے، جہاں تم جاؤ گے میں وہیں چلی جاؤں گی۔ میں گھر اور ان سب رشتوں کو چھوڑ دوں گی۔ بکواس بند کرو اپنی، جن قدموں پر چل کر آئی ہو انہیں پر واپس جاؤ۔ دران، سمجھ کیوں نہیں رہے، میں بہت محبت کرتی ہوں۔ بے اختیار اس کا پاس ہونا اور دران کے ضبط کو ختم کر گیا، بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے اسے دور کیا۔ اور میں تمہاری اس سو کالڈ محبت سے نفرت کرتا ہوں، ہمیشہ سے کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ناک بھیجے سختی سے جواب دیتا وہ اس کے دھواں ہوتے چہرے اور پھٹی آنکھوں سے بے اتنائی برتتے ہوئے تھا۔ تمہیں ایک بات سمجھا کر تھک چکا ہوں کہ مجھ سے محبت کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، میرے پیچھے بھاگنا بند کرو۔ دران کی نفرت سے آگ برساتی آنکھوں کو وہ تعصب سے دیکھتی چند سیکنڈ خاموشی کے سپرد کر گئی اور پھر وہ پھٹتے لہجے میں اس پر برس پڑی۔ دران ملک، تھکے تم نہیں، تھک میں گئی ہوں۔ آواز اور جسم دونوں کانپ رہے تھے۔ ہاں، میں تھک گئی ہوں، تم جیسے انسان سے محبت کرنے کے بعد میں نے اپنی زندگی جہنم بنا لی۔ تم کیا چھوڑو گے مجھے؟ میں چھوڑتی ہوں تمہیں، آج، ابھی اور اسی وقت۔ وہ غصے میں پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ خالہ، مما، دادو سب ٹھیک کہتے تھے، تمہاری رگوں میں دوڑتا خون اور تمہارا وجود دونوں ناپاک ہیں۔ ناک بھیجے حقارت سے کہتی وہ دران کی گھورتی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ میں نے 2 سال پہلے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے اب۔ تم ہو کیا؟ ہاں، تم جیسے بچوں کو لوگ گٹروں میں پھینک دیتے ہیں، لیکن ہم سب نے تمہیں عزت دی، نوین تایا کا نام دیا، میرے بابا نے محبت دی۔ وہ بنا بریک کے بنا سوچے سمجھے بس بولے چلی جا رہی تھی اور دران اس کے منہ سے نکلے زہر کھندا تیروں کو خود میں پیوست ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ لیکن سچ کہا ہے کسی نے، رگوں میں بہتا خون کسی نہ کسی دن تو اثر دکھاتا ہے اور اسی کا صلہ ہم سب بھگت رہے ہیں۔ سر کو ہلاتے ہوئے نفرت سے کہتی وہ سر سے سرک جانے والی چادر سے بے نیاز تھی۔ احسان فراموش، گھٹیا انسان، تم تو دادو کے مرنے پر بھی نہیں آئے، وہ جو بھی تھی، لیکن تمہاری زندگی کے اتنے سالوں میں تم ان کے گھر رہے۔ وہ تم لفظ سے مخاطب کرتی بدتمیزی کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی، لیکن دستگیر بیگم کی وکالت میں کہے گئے جملے پر دران مٹھیاں بھیجتا ہوا چیخا، جاؤ یہاں سے۔ میں بچپن سے دادو کو غلط کہتی تھی، لیکن آج میں بھی کہتی ہوں، تم کافر ہو دران، تم کافر ہو۔ وہ گدی سے چہرہ آگے کیے غصے میں چیخ رہی تھی۔ دران نے بمشکل اپنے غصے کو ضبط کیا اور قدم آگے بڑھائے، لیکن وہ تو جیسے آج سب حساب چکتا کرنے آئی تھی۔ بازو سے کھینچ کر دران کو روکا۔ جا کہا رہے ہو؟ سنو اب سب، تم صرف یہودی عورت کی بیٹی ہی نہیں بلکہ تم اس کے کسی گناہ کی پیداوار ہو۔ دران نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا تھا اور پھر ہاتھ اٹھ کر ایک گونج کے ساتھ سبرینا کے گال رنگ گیا۔ پھر وہ وہاں رکا نہیں تھا، تیزی سے کمرے کے دروازے کو پورا کھولے باہر نکل گیا۔ ہلکے شربتی رنگ کے شرب سراٹے کی آواز کے ساتھ بوتل کے منہ سے گرتی کانچ کے گلاس کو بھر رہی تھی۔ ہاروی نے گلاس بھرتے ہوئے نگاہ اوپر اٹھائی۔ ہاروی پروڈکشن کے جدید طرز کے آفس میں اس وقت 3 نفوس موجود تھے، برہان، بروس اور ہاروی۔ وہ تینوں ایک منصوبے کا عمل ڈھانچہ تیار کرنے کے بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ایک مکمل کامیاب منصوبہ اس دفعہ بھی برہان اور بروس نے مل کر تیار کیا تھا۔ برہان اپنی پہلی فلم سائن پر ایک بہت بڑی پارٹی دینے جا رہا تھا، جو صرف بظاہر اس کی طرف سے دی گئی ایک پارٹی ہوگی۔ حقیقت میں یہ ایک پارٹی نہیں، بہت صبر اور طویل کے انتظار کے بعد جویلیہ کے لیے بچھایا گیا ایک جال تھا۔ مونٹاج میں منعقد کی گئی یہ تقریب مکمل طور پر دران ملک کے ہاتھ سے اس لڑکی کو لے نکلنے کا ایک منصوبہ تھی، جس میں شیون کے بھیجے گئے آدمی بھی شامل تھے۔ تو کیا لگتا ہے درانگ اس لڑکی کو ساتھ لائے گا؟ ہاروی کے سوال پر دائیں بائیں کاؤنٹ پر براجمان برہان اور بروس نے ایک نظر ایک دوسرے کو طرف دیکھا۔ ہاروی 3 کانچ کے گلاسوں میں شربتی محلول انڈیل چکا تھا۔ بہت ناقابل یقین شخص ہے، مجھے اب بھی لگتا ہے کہ وہ شاید نہ آئے اور ہماری ساری تیاری پر پانی پھر جائے۔
हार्वी ने सवाल करने के बाद खुद ही जवाब दिया और एक गिलास उठाए बुरहान की तरफ बढ़ाया। बुरहान ने सर को नफी में हिलाते हुए उसकी बात की तरतीब की। वो आएगा। बुरहान का लहजा पर यकीन था। हार्वी के हाथ से गिलास थामता हुआ वो पूरा एतमाद मुस्कुरा रहा था। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? हार्वी ने भवें उचकाए। बुरहान पुरसुकून गिलास को थामने मुंह से लगाने के बाद घूंट भर रहा था। ब्रूस भी अब बुरहान की तरफ मुतवज्जा था। दुर्रान अंकल यावर यानी कि सबरीना के वालिद से बेपनाह मोहब्बत करता था और अब इसी मोहब्बत की बिना पर वो सबरीना की कोई बात नहीं टालता और जबीरा की पार्टी में शिरकत के लिए सबरीना ही उसे रजामंद करेगी। मतलब हमें मायूसी नहीं होगी? हार्विन ने बत्ती से निकाली। पुरुष की आंखें भी चमक उठी। बिल्कुल नहीं होगी। बुरहान के यकीन दिलाने पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। ब्रूस चहक कर आगे हुआ। तो फिर वक्त हुआ जाता है एक अदद ब्लास्ट का। पुरजोश लहजे में कहते हुए उसने अपने गिलास को आगे किया। बाकी दोनों नफूस ने भी अपने गिलास को हवा में उठाया और तीनों गिलासों को एक दूसरे से करीब किया। बम! पुरुष की आवाज़ के साथ गिलासों के टकराने की आवाज़ और फिर तीनों के पलक शिगाब कह गए। हावी प्रोडक्शन की दर दीवार में गूंज रहे थे। कमरे का दरवाज़ा खुलने पर उसने दुआ की सूरत चेहरे पे रखे हाथ उठाए और गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। दुर्रान संजीदगी का पैकर बना ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था। वो के वो आज घर ही था लेकिन कमरे में नहीं था। कहाँ था ये नहीं पता चला। वो बहुत बार कमरे से बाहर भी गई लेकिन पता नहीं चला। अभी वो ढीले से ट्राउज़र और हुड में मलबूस ड्रेसिंग की तरफ जा रहा था। तीसरा दिन, आज तीसरा दिन था उसकी इस बेरुखी का। वो उसकी सोच के बिल्कुल मुताबिक रद्द अमल जाहिर कर रहा था। कुरान पढ़ाने की फरमाइश क्या कर दी, वो उसे फिर से देखना तक छोड़ चुका था। वही रुखा अंदाज, वही बात ना करना। वो मध्यम सा मुस्कुरा दी। जायनमाज समेटा और सर पर बंधा स्कार्फ ढीला किया। उठकर खड़ी हुई थी। हल्के कासनी रंग के फ्रॉक पैरों को छूने लगी। चंद मिनट के इंतजार के बाद दुरान ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो ना चाहते हुए भी निगाह उस पर पड़ी जो पहले से ही उसकी तरफ देख रही थी। फौरन निगाहें चुरा ली। अपने मखसूस लापरवाही बरतते अंदाज में सोफे के करीब आया तो जबीरिया उसके सोफे पर बैठने से पहले उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या मोहब्बत के यकीन के लिए ऐसा कुछ मुश्किल मांग लिया मैंने? बेसाख्ता किए गए सवाल और जबीरिया के यूं सामने आने पर वो एक पल के लिए चौंका लेकिन अगले ही पल निगाह उसके चेहरे पर जमी थी जो दुर्रान का कद लंबा होने के बाद चेहरा ऊपर उठाए हुए थी। मुश्किल नहीं, नामुमकिन, सपाट लहजे में मुख्तसर जवाब दिया। 3 दिन बाद आखिर को जबीरिया ने ही बुलाने में पहल कर दी थी। जबीरिया की यकीन के लिए मांगी शर्त वो किसी सूरत पूरे करने के लिए तैयार नहीं था और यही वजह थी वो चुपचाप उसकी तरफ देखना, उसे बुलाना छोड़ चुका था। मोहब्बत में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ये दिल लगी थोड़ी होती है कि नामुमकिन रस्तों को देखकर रास्ता ही बदल लिया जाए। तो शायद फिर ये मोहब्बत नहीं दिल लगी ही थी। बरजस्ता रुखा जवाब दिया। आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए वो ज़बान से अपनी मोहब्बत को दिल लगी का नाम दिए ये सोच रहा था कि शायद वो उसकी बात पर यकीन कर लेगी। दुर्रान, ये गलत है। क्या गलत है? आपका यूं पीछे हट जाना। लहजा पल भर को फीका पड़ा। बेशक दुर्रान का रवैया उसकी सोच के मुताबिक था लेकिन उसका ये मोहब्बत को दिल लगी कह देना उसे तकलीफ दे गया। मैं पीछे तो नहीं हटा, मोहब्बत अब भी है तुमसे, बस अब यकीन नहीं दिलाना तुम्हें। उसकी इतनी सूरत देखकर फौरन अपनी पहली बात की तरदीद की और कमर के दोनों एतराफ में हाथ धर के जबीरिया के चेहरे पर से नज़र हटाकर सामने दीवार पर टिकाई गाड़ी। आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुझसे भाग रहे हैं? जबीरिया ने भवें इकट्ठी किए सवाल किया और फिर गहरी सांस खारिज करते हुए खुद ही जवाब दिया। आप मुझसे नहीं, खुद के असल से भाग रहे हैं। तुम नहीं जानती मुझे। रुख मोड़े फिर से उसकी सियाह आंखों में झांका जो पुरअतमाद मगर दिलकशी का सामान बनी इतने करीब खड़ी थी। जान लेना और मोहब्बत करना दोनों अलग अलग बातें हैं। आज तक दुनिया में किसी को जानकर मोहब्बत हुई है क्या? तुम फिर उलझ किस बात पर रही हो? उलझ कर सुलझाना चाहती हूँ सब। क्या सुलझाना चाहती हो जो आप में उलझा है? मोहब्बत भरा लहजा। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में झांकते लम्हे को वक्त के सरकने के हवाले कर चुके थे। मुझे जानकर दम घुटेगा और जिन उलझी गुत्थियों को सुलझाने बैठोगी वही हाथों से लिपट कर तुम्हारी कलाइयाँ काट देंगी। दुल्हन का लहजा और संजीदगी अब किसी कर्म में डूबा हुआ लग रहा था। खुश नसीबी होगी मेरी अगर यूँ मौत आए। वो बिला की ढीठ साबित हुई थी। मुझे जानना है सब। क्या? वो दुल्हन ने आहिस्तगी से पूछा। आपका माजी, अल्लाह से नाराज़गी की वजह? तमाने से कहते हुए वो और करीब हुई और फिर उस पत्थर जैसे सीने पे सर रख दिया। एक लम्हे को जैसे सब सिमट गया। मैं ही हूँ वो दुल्हन। बस अंदर ही अंदर घुलने का वक्त ख़त्म हुआ। मैं ही हूँ वो जिसके आगे आपको रोना है।
آنکھیں موندے وہ دھیمی مگر مدھم آواز میں کہتی ہوئی اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ 1 2 3 4 سیکنڈ دران نے سختی سے بازو دبوچ کر ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ جس لمٹ تک رکھ رہا ہوں وہیں تک رہو، دانت پیستے سخت لہجے میں کہتا وہ دران بہت مختلف تھا۔ اب کی بار آنکھوں میں غصہ تھا۔ آخر کیوں؟ وہ پھٹی آنکھوں سے دران کو دیکھ رہی تھی۔ پارٹی کے لیے تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے، سپاٹ لہجے میں کہتا وہ آگے بڑھا، سگریٹ اٹھایا اور آؤٹ ڈور کی طرف بڑھ گیا۔ دران کے ایسے رکھے لب و لہجے کی وہ ہرگز حقدار نہیں تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا وجود غیر محرک ہوا، پھر آہستگی سے رخ موڑے اس کی طرف دیکھا جو شیشے کے اس پار تالاب کے کنارے پر چکر لگاتے ہوئے پریشانی سے پیشانی سہلاتا اب سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ دران کا یہ مضطرب پن اور یہ رکھا لہجہ عجیب تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج اس کے اس رکھے لہجے پر اس کا دل نہیں دکھا تھا بلکہ اسے پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ دران کو بغور جانچتی نظروں سے دیکھتی وہ خود الجھ رہی تھی۔ وہ کسی بہت ہی بڑی پریشانی میں مبتلا لگ رہا تھا، لیکن ایسا کیا ہو سکتا ہے جو اسے یوں پریشان کیے ہوئے تھا؟ شام کو برہان اور سبرینا نے تقریب رکھی تھی جہاں نہ صرف ان کو مدعو کیا گیا تھا بلکہ سبرینا کے اصرار پر دران اس کو ساتھ لے جانے پر رضامند ہوا تھا۔ کتنے ہفتوں بعد وہ اس محل کی در و دیوار سے باہر جا رہی تھی۔ اس کمرے کی ہر چیز سے لے کر اس کی مہک تک سے اپنائیت ہو گئی تھی، لیکن یہ اپنائیت اور یہ انسیت شیشے کی دیوار کے پار کھڑے اس شخص کی محبت سے کہیں کم تھی۔ ایسی محبت جو دران کے اس رویے سے ہرگز کم نہیں ہو سکتی تھی۔ محبت کبھی کم نہیں ہوتی، جو کم ہو وہ محبت نہیں ہوتی، کم ہونے پر تو ایک دن سے ختم ہو جاتا ہے۔ سچی محبت ختم نہیں ہوا کرتی، وہ تو پروان چڑھتی ہے، ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ، پھر یوں ہی سفر طے کرتی رہتی ہے۔ محبت کے بعد عشق کا درجہ۔ ہاں دران ملک، میری محبت اب پروان چڑھ چکی ہے۔ آؤٹ ڈور میں تیراکی کے تالاب کے پاس کھڑا وہ اب رخ دوسری طرف مڑ چکا تھا جہاں سورج آہستہ آہستہ شام میں ڈھلنے سے پہلے اپنی کرنوں کا رنگ بدل رہا تھا۔ بوسیدہ سے کمرے کی 2 پٹ والی کھلی کھڑکی کے پار بجلی کے تاروں کا جال اور اس کے نیچے بھاگتے دوڑتے بچے، ڈوبتا سورج اور کراچی کی رنگ بدلتا موسم، سب پر پڑتی اس کی یہ نگاہ شاید آخری تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ یہاں بنا مقصد کھڑا تھا، ایک ہاتھ سیاہ پینٹ کی جیب میں ڈال کر رکھا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں خاکی لفافہ تھا جو بند تھا۔ سب تیاری مکمل ہو چکی تھی اور آج رات کی روانگی تھی۔ گہری سانس لے کر ہاتھ میں پکڑا لفافہ کھولا۔ روانگی سے 1 دن پہلے آپ اس انویلپ کو کھولیں گے، اس میں آپ کا خفیہ نام درج ہے۔ یہ نام صرف آپ اور ہم جانتے ہوں گے اور جہاں بھی کوئی آپ کو اس نام سے پکارے گا سمجھ جائیے گا وہ ہمارا بندہ ہے۔ ذہن میں ابراہیم خان کے کہے ہوئے الفاظ کی بازگشت گونج رہی تھی اور ہاتھ احتیاط سے لفافے کو کھول رہے تھے۔ خاکی لفافے میں ایک سفید کارڈ تھا جسے اس نے انگلی کی پوروں میں دبا کر باہر نکالا۔ سفید کارڈ کے بالکل وسط میں درج خفیہ نام کھرچنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند سیکنڈ کے بعد ہی اس کے ہاتھ میں ایک عدد سکہ تھا۔ کارڈ کو ہتھیلی پر رکھے احتیاط سے چھپے ہوئے حصے کو کھرچا اور جھاڑا۔ سیاہ رنگ میں لکھا نام اب واضح تھا، باسل۔ سن 1989 نومبر کی یہ حسین صبح اسے یوں قسمت سے امریکہ لے آئی تھی۔ جہاز کے پہیے جیسے ہی زمین کی سطح کو چھونے کے قریب ہو رہے تھے اس کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ جہاز سے اتر کر ایئرپورٹ کے انتظار خانے تک کا سفر وہ حیرت سے ارد گرد دیکھتے ہوئے طے کر رہا تھا۔ سب کچھ نکھرا سا ایک الگ جدید دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ گرے رنگ کی کھلے پائچوں والی ڈریس پینٹ زیب تن کیے جیسے تقریباً پینٹ کی ناپ پر باندھ رکھا تھا۔ اس کے اوپر ہلکے نیلے رنگ کی ڈریس شرٹ پہنے وہ 22 سال کا خوبصورت جوان اب بشاشت سے ارد گرد دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ انتظار خانے سے تھوڑا سا آگے بڑھے سے جنگلے کے پاس تمام مسافر پار کھڑے ان کو لینے کے لیے پہنچے احباب اور رشتہ داروں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ وہ اپنے بیگ کو کندھے پہ ڈالے آہستہ آہستہ چلتا ہوا متلاشی نگاہیں ارد گرد دوڑا رہا تھا۔ چند سیکنڈ کے توقف کے بعد ہی اسے اپنا مطلوبہ شخص سامنے دکھائی دیا جو پرجوش انداز میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سفید شرٹ نیلی جینس میں ملبوس 32 سالہ نوین ملک جتنا پرکشش یہ کس کی کہانی ہے بھائی؟ سفید شرٹ نیلی جینس میں ملبوس 32 سالہ نوین ملک جتنا پرجوش اس کی طرف بڑھ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ گرم جوش میں بغل گیر ہوا۔ چند سیکنڈ اسے یوں ہی گلے لگانے کے بعد اس سے الگ ہوا اور ہنستے ہوئے اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ کیسے ہو؟ کیسا لگ رہا ہوں؟ اسد ملک نے بھی جوابی پرجوش لہجے میں دانت نکالے سوال پر سوال کیا۔ اوہ یہ اسد ملک کی کہانی ہے، ماضی والی۔ بہت خوب،
तुम तो बिल्कुल चाचू की कॉपी निकले भाई, बहुत हैंडसम। और इन 3 सालों में क्या कद निकला है। नवीन ने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए तारीफ की। वो उस तारीफ पर पल भर को लजाजत से मुस्कुराया। बस करें नवीन भाई, आपसे तो कम ही हैंडसम हूँ। खुद को देखे, कहीं से लगता है कि आप 32 साल के हैं। अरे ये तो बस ऊपरी चमचम है, अंदर से खोखला होता जा रहा हूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ सफ़र कैसा रहा। नवीन ने हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। असफन बैग को कंधे पर दुरुस्त करता हुआ हम कदम हुआ। सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, बस खुशी में सो नहीं सका। हंसते हुए वो दोनों एयरपोर्ट की राहदारी से आगे पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ देर में पार्किंग में एक कतार में लगी गाड़ियों में से एक गाड़ी के पास नवीन रुक गया। उसके हाथ से सामान लेकर गाड़ी में रखने के बाद वो खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा, जबकि असफंद अब बराबर की फ्रंट सीट पर बैठ चुका था। घर वाले कैसे हैं सब। खत का जवाब देने का वक्त ही नहीं होता, और जब तक यहाँ से खत वहाँ पहुँचता है, यहाँ के हालात ही बदल चुके होते हैं। नवीन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए एक निगाह उस पर डाली। वो सीट बेल्ट बांध रहा था। सब ठीक ठाक, सलाम कर रहे थे आपको सब। आप बताएं कैसा जा रहा है कैफे। मुतवाज़िन लहजे में सवाल पूछता वो अब नवीन की तरफ मुतवज्जा था, जो गाड़ी को रिवर्स कर रहा था। बेहतरीन, अब तो साथ एक छोटा सा होटल बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत खूब, मतलब बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। असवद ने पैंट की जेब में हाथ डालते हुए शताई से कहा, और फिर उंगली के बीच दबे कार्ड को नवीन की तरफ बढ़ाते हुए गोया हुआ। नवीन भाई, ये इस एड्रेस पर छोड़ दे मुझे। मतलब। नवीन ने स्टीयरिंग को थामे भवे इकट्ठी की, एक निगाह कार्ड पर डाली और फिर खफगी के सामने जमा ली। वो मैंने होटल की बुकिंग करवाई है। मैंने सोचा जिस वक्त तक कंपनी रिहाइश का इंतज़ाम नहीं कर देती, मैं होटल में रिहाइश कर लूँ। कर दी ना घरों वाली बात। मैं तुम्हें होटल में हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर जा रहे हो बस। नवीन भाई, असफद ने तजज्जुब में सर झुकाया। अरे क्या नवीन भाई, 2 कमरों का घर है, लेकिन दिल कहीं बड़ा है मेरा। नवीन ने खफगी जाहिर की और निगाहें फिर से सामने जमा दी। नहीं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ, वो दरअसल झिझक है भाभी। ओ अच्छा, कुंजा की वजह से झिझक है। बेफिक्र हो जाओ, बहुत खुश होगी तुमसे मिलकर। बहुत अच्छी आदात की बा इखलाक है। अच्छा। असफंद अब भी तजज्जुब का शिकार था। नवीन ने अमेरिका में एक यहूदी औरत से शादी कर ली थी। वहाँ मुल्क में तो उन लोगों को बस पिछले साल उसने खत में लिख भेजा था कि वो यहीं शादी कर रहा है। नवीन ने तो ये खबर बहुत आम से अंदाज में भेजी थी, लेकिन मलिक हाउस में इस खबर की वजह से एक तूफान बरपा हुआ था। दस्तगीर बेगम का ख्वाब था कि नवीन उनकी बेटी असमत से शादी करता, लेकिन वो ख्वाब अब ख्वाब ही रह गया था। ये रखो अपने पास अपनी चिट। तुम मेरे घर जा रहे हो और जब तक चाहो वहाँ आराम से रह सकते हो। नवीन ने हाथ बढ़ाकर कार्ड थामे उसके हाथ को नीचे किया। असमत ने सर झुकाकर इस्बात में सर हिला दिया। अनिल स्याह कोट पैंट में मलबूस, सलीके से जलजदा बालों की एक तरफ मांग निकाले शीशे के बने काउंटर पर कोहनी टिकाए खड़ा था। काउंटर के पार रिसेप्शन लड़की हाथ में पकड़ी रसीद के नंबर को कीबोर्ड पर टाइप कर रही थी। सर, ये रिपोर्ट नंबर तो यहाँ से जा चुकी है। लड़की ने काउंटर पर रसीद रखते हुए निगाहें अनिल की तरफ मोड़ी। कहा। अनिल ने हैरत से माथे पे शिकन डाले। क्या मतलब। जी सर, 1 मिनट। लड़की ने हाथ से इशारा किया और फिर काउंटर पर रखे कीबोर्ड पर फिर से उंगलियां चलाने लगी। इसी तरह हैरत से भवें सुकेड़े बेयकीन खड़ा था। 2 दिन पहले वो और जेसिका फिंगरप्रिंट के लिए उनको वो पैकेट देकर गए थे, जिसके नतीजे की रिपोर्ट आज निकलनी थी। उसे अच्छी तरह याद था कि वो पैसे दुरान के कहने पर उसी ने लिफाफे में डाले थे, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि फिंगरप्रिंट्स के नतीजे की रिपोर्ट लेने उसे ही आना था। दुरान ने उसे एक आदमी का तमाम बायोडेटा दर्ज करके एक गलत रिपोर्ट तैयार कर दी थी, जो उसे अब असल रिपोर्ट के साथ बदलनी थी। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट हो गया था। सर, मिस जेसिका फ्रैंक 1 घंटा पहले यहाँ से रिपोर्ट ले जा चुकी है। लड़के की आवाज़ पर अनिल ने चौंक कर चेहरा ऊपर उठाया। पल भर में ही आंखें फैल गई और माथा बुरी तरह ठनका। जेसिका। हैरत का शदीद झटका था, लेकिन साथ ही सच खुल जाने का खौफ। सर, क्या कोई और मदद कर सकते हैं। नहीं शुक्रिया, अनिल ने घबराहट में जवाब दिया और पलटा। भोजल से कदम लैप से बाहर जा रहे थे, जबकि उंगलियां तेजी से फ़ोन की स्क्रीन पर टपटपा रही थी। सुनहरे रंग का लेदर गाउन नुमा फ्रॉक उसकी गंदमी रंगत पर पहनावा बना जच रहा था। हर दफ़ा की तरह वो सिर्फ नाम की मिसेस दुर्रांग बनी इस खूबसूरत कमरे के ड्रेसिंग रूम में कद आदम आईने के सामने लगी आरामदाह कुर्सी पर विराजमान थी। उस पर झुकी लड़की पिछले 20 मिनट से उसके चेहरे को कैनवस समझकर मुख्तलिफ बरस चला रही थी। ढीले से एक तरफ जोड़े में मुकीद बाल जोड़े से निकले गर्दन पर झूलती लटे, दिल फरेब जाजिब नज़र मेकअप। वो कोई कैनवस नहीं थी,
वो यूं ही कुर्सी के पुश से टेक लगाए आंखें मूंदे और चेहरे ऊपर उठाए बैठी थी जब अचानक नाक के नथनों में दुरान की मखसूस दिलफरेब खुशबू घुसी। आंखें बंद थी लेकिन दिल ने गवाही दी कि वो यहाँ आया है। दुरान हाथ में एक छोटी सी स्याह डिब्बिया थामे जैसे ही ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ, कदम ना चाहते हुए भी थम गए। वो जो सादगी में भी दिल को इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की लगती थी, इस सिंगार में तो वो तिलस्म होशरुबा लग रही थी। दुर्रान की मौजूदगी को महसूस करती हुई जहाँ लड़की सीधी हुई, वहाँ जवेरिया ने आहिस्तगी से आंखें खोली तो वो करीब खड़ा उसे ही देख रहा था। निगाहों में मौजन बेपनाह मोहब्बत का समंदर दोपहर की बेरुखी बरतने वाली निगाहों से यकसर मुख्तलिफ था। दुरान की निगाहों से तसादुम ने दिल की धड़कने की रफ्तार को क्या बढ़ाया। उसकी लंबी पलकें गालों पर लरस कर झुक गई। दुरान ने फौरन खजालत से निगाहें झुकाई और फिर हाथ में पकड़ी डिबिया पास खड़ी लड़की की तरफ बढ़ाई। ये पहनाना है इन्हें? ओके सर। लड़की ने मुस्कुराकर डिबिया हाथ में थामी तो जवेरिया ने चौंक कर पहले सियाह डिब्बी और फिर दुरान की तरफ देखा जो सपाट चेहरे के साथ पलटकर अब अपनी वार्डरोब की तरफ बढ़ रहा था। लड़की ने एहतियात से डब्बी को पास पड़ी मेज पर रखा और जवेरिया के चेहरे पर फिर से ब्रश चलाने लगी। चंद सेकंड के बाद उसने जवेरिया को चेहरा सीधा करने के लिए कहा और खुद मेज पर रखी डिबिया को उठाया। दुरान अब कोट पहन चुका था, सपाट चेहरा झुकाए गहरे भूरे गर्म कोट के आस्तीन को थामे कपलिंग लगाता वो यहाँ उसकी और लड़की की मौजूदगी से हद दर्जा बेनियाजी बरतते हुए था। लड़की ने जैसे ही स्याह लेदर की डिबिया को खोला, चांदी रंग के छोटे से कानों में पहनने वाली चकोर शक्ल की बालियां थी जिन पर बहुत छोटी नफीस सफ़ेद रंग नगीने जड़े थे। कानों की इन जदीद तर्ज के बालियों की गिर्द डब्बी में एक अदद चूड़ी नुमा ब्रेसलेट भी मौजूद था जो इसी तरह चौकोर शक्ल का था और उस पर भी इसी तरह के नगीने जड़े थे। मेकअप आर्टिस्ट अब बाली को उसके कान में पहनाकर उनके लाक को बंद करने की कोशिश में थी। वो उसके कानों के पास झुकी बार बार बाली को निकालकर फिर से पहना रही थी। क्या हुआ, क्या मसला है? दुरान की आवाज़ पर जहाँ वो लड़की सीधी हुई वहाँ जवेरिया ने भी निगाह दुरान पर उठाई। वह इकट्ठी किए वो लड़की से उसकी उलझन की वजह पूछ रहा था। सर, इसका लॉक बहुत अजीब है, बहुत कोशिश के बावजूद मुझसे नहीं लग रहा। लड़की ने शर्मिंदा लहजे में अपनी परेशानी का जवाब बताया। मुझे दे ये और हटे पीछे। दुरान ने हथेली खोलते हुए सामने की। लड़की ने हाथ में पकड़ी बाली दुरान के हाथ पे रखी। क्या इनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? बालियों को हाथ में रखे आबरू झुकाए लड़की से सवाल किया। जी सर, बसे जेवरात आप जा सकती हैं, ये मैं कर लूँगा। दुरान ने सपाट लहजे में हुक्म दिया तो लड़की ने सर को इस्बात में हिलाया और अपने बैग को उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद दुरान ने हाथ में पकड़ी बाली को उंगली की पोर में घुमाया और आंखों को चुंदी किए देखा। फिर हैरान बैठी जवेरिया की हालत से बेनियाजी बरतते झुका। आहिस्तगी से उसके कान की लौ को थामा। जैसे ही दुरान की उंगलियों ने कान की लौ को छुआ, वो जो मुजस्सम बनी थी, पूरा वजूद दिल बनकर धड़कने लगा। दुरान ने एक सेकंड में लॉक को बंद किया और फिर उसके दूसरे कान की तरफ झुका। अब की बार जवेरिया ने आईने के अक्स में देखा। उसके पीछे खड़ा वो दुरान मलिक ही था जो उसके कान में बाली पहना रहा था। क्या था वो? पल में कुछ और पल में कुछ। दोपहर को उसे खुद से अलग करता हुआ और अब उस पर झुका उसे जेवर पहना रहा था। क्या दुरान का ये रूप भी है? हैरत दर हैरत थी। दोनों कानों की लौ में झूलती वो बालियां बहुत छोटी थी, लेकिन वो कान की लौ को जकड़े कान की हड्डी पर एक बेल की तरह चढ़ रही थी। हाथ आगे करो। दुरान की आवाज़ पर चटपटाकर उसने ऊपर देखा। वो अब हाथ में चांदी रंग का कड़ा थामे खड़ा था। जवेरिया ने इस रासमगी में बाजू पर उठाया तो उसने आहिस्तगी से कलाई थामी और हाथ में पकड़ा वो कड़ा कलाई में घुमाकर उसके लॉक को बंद किया। दुरान के मोबाइल पर बजती रिंगटोन पर वो उसके बाजू को यूं ही हवा में छोड़कर दूर हुआ और फिर फ़ोन कान से लगाए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हेलो, हाँ बोलो। फ़ोन कान से लगाए आगे बढ़ता वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गया था, जबकि वो अभी वहीं बरता हैरत में मुजस्सिम बनी खुद को आईने में देख रही थी। कहानी को करते हैं यहाँ पे स्टॉप। फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।